Hello everyone, welcome to eSmart Learning. Today we will study about the basic concepts that one must know in income tax. बेसिक कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर्स में वो सारी बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन की गई है और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम बताएंगे जिससे आपको इनकम टैक्स के जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में कवर हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन्स क्या होते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, उसमें क्या इंक्लूड होता है, और हमारा जो टैक्स स्लैब है वो टैक्स स्लैब में क्या रहता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमारा जो रिटर्न का एक बेसिक ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने का जो एक फॉर्मेट रहता है वो क्या रहता है, उसमें क्या चीज रहती है. तो वो सब चीजें, बेसिक चीजें हमारे इस चैप्टर में कवर की गई हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ. तो फर्स्ट थिंग इज द असेसमेंट ईयर. इसके सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9. इट defines the term assessment year. Assessment year is the year in which income is taxable. Assessment year वो year है जिसमें हमारा income taxable होता है, और प्लस इसका जो पीरियड होता है it starts from 1st April and ending on 31st March of the next year. Here it is given that it starts from 1st April and ending on 31st March of the next year. Income of previous year of an assessee is taxed during the next following assessment year. Previous year का क्या होता है ये अभी हम नीचे पढ़ेंगे, अभी आगे है ये. Income of previous year जो है वो हमारा टैक्सेबल होता है असेसमेंट ईयर में. आपने सिंपली रिटर्न में देखा होगा कि उसमें साइड में टॉप में ये राइट साइड में वहां पे लिखा रहता है असेसमेंट ईयर. तो वो जो असेसमेंट A.Y असेसमेंट ईयर ये वो ईयर है जिसमें हमारी इनकम टैक्सेबल होती है. तो वो असेसमेंट ईयर क्या होता है, इट्स दैट पीरियड इन विच आवर इनकम इज टैक्सेबल. एंड व्हाट इज द पीरियड वो होती है which starts from 1st April and which ends on 31st March of the next year. Okay. So, for example, we can take assessment year 2016-17. ये पीरियड इसकी कहाँ स्टार्ट होगी. अभी बेसिक चीजें सिर्फ बता रहे हैं कि मतलब ये पीरियड में क्या कवर होगा. मतलब क्योंकि कैलेंडर ईयर तो हमारा स्टार्ट होता है 1st Jan से और एंड होता है 31st December में, लेकिन ये जो ईयर है हमारा स्टार्ट होगा 2016-17 का 1st April 2016. अभी फिलहाल के लिए ले रहे हैं जो ईयर एक बेसिक है, ये 16-17 का निकालना है. तो 1st April 2016 and ending on 31st March of the next year. It will be 1st April 2016 to 31st March 2017. Okay. नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ईयर 2015-2016. तो ये भी कहां से स्टार्ट होगा, 1st April 2015 to 31st March 2016. ओके. तो ये हमारा पीरियड होता है. ये पीरियड हमारा रेंज करता है, हमेशा स्टार्ट होगा 1st April से, एंड करेगा 31st March पे, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे बाद में. ओके. तो ये हो गया हमारा असेसमेंट ईयर. नेक्स्ट है सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर क्या होता है, वो ईयर जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं वो ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं. द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज प्रीवियस ईयर. और जो नेक्स्ट ईयर जिसमें हमारी इनकम टैक्सेबल होती है वो इनकम हमारी कहलाती है, वो ईयर कहलाता है असेसमेंट ईयर. ओके. तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न्ड is known as previous year. Okay. तो अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो दिया है, इनकम अर्न बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2015-16 इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर 2016-17 एट द रेट्स एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2016-17. यहाँ पे क्या है, जो इनकम अर्न की गई है
इन द प्रीवियस ईयर 2015-16 में वो इनकम हमारी टैक्सेबल होगी इन द असेसमेंट ईयर, दैट इज द वेरी नेक्स्ट द फॉलोइंग ईयर that is 2016-17 at the rate applicable for the assessment year 2016-17. Okay, for example अगर हम जैसे बात कर रहे हैं for the year 2014-15, हमने इनकम अर्न की है इस ईयर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। हमने इस साल इनकम अर्न की है। ये टैक्सेबल कब होगा हमारा, ये टैक्सेबल होगा हमारा असेसमेंट ईयर में, जो कि मतलब है जस्ट फॉलोइंग ईयर मतलब 2015-16, मतलब प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद जो नेक्स्ट ईयर होता है उस ईयर में टैक्सेबल होगी। तो ये 2015-16 ये असेसमेंट ईयर हो गई, और ये प्रीवियस ईयर हो गई जिसमें हम इनकम अपनी अर्न करते हैं। ओके, और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि दिस पीरियड, द 1 अप्रैल to 31 March, this period is uniform. It means you have to follow this uniform previous year has to be followed by all the SSCs for all sources of income. मतलब कोई भी SSC होगा तो उसके लिए हमेशा ये पीरियड हमें फॉलो करनी होगी इनकम कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो हमें इसी बेसिस पे ही प्रिपेयर करना पड़े। बुक्स ऑफ अकाउंट आप चाहे तो कैलेंडर ईयर पे भी आप के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जहां बात आएगी अगर आपकी की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना होगा, तो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमेशा यू हैव टू फॉलो दिस पीरियड 1 अप्रैल to 31 March of the next year. Okay, तो here we take an example. यहाँ पे है जैसे कि एस लिमिटेड है, कोई कंपनी है एस लिमिटेड, उसने अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसने मेंटेन की हुई है कैलेंडर ईयर पे। कैसे, कैलेंडर ईयर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैलेंडर ईयर उनका हुआ 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ओके, तो उन्होंने इस कैलेंडर ईयर के बेसिस पे उन्होंने अपना बुक्स मेंटेन किया है। लेकिन जब उन्हें रिटर्न फाइल करनी होगी तो उनका जो टैक्सेबल इनकम है वो हमारा क्या रहता है, 1 अप्रैल to 31 मार्च। तो इस एग्जाम्पल में वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे उसने मेंटेन किया कैलेंडर ईयर के बेसिस पे, तो सिंपली 2013 का इनकम 55,000, 2014 का 64,000, 2015 का 70,000, 2016 का 88,000, जो कि पीरियड क्या है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ओके, लेकिन हमें चाहिए इनकम 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ब्रेकअप चाहिए कि ब्रेकअप अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, ब्रेकअप अवेलेबल है, जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू दिसंबर, ये 2 ब्रेकअप्स क्वार्टर वाइज ब्रेकअप दिए हुए हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट द टैक्सेबल इनकम। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं इस ईयर 2000 असेसमेंट ईयर 2014-15। तो इस असेसमेंट ईयर 2014-15 का प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2013-14। ये हमारा इस ईयर में टैक्सेबल हो रहा है, और ये प्रीवियस ईयर में हम अपनी इनकम अर्न करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमें कैलकुलेट करना है प्रीवियस ईयर 2013-14। ये पीरियड कहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ये मैं इधर लिखती हूँ। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 एंड इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2014। ओके, उसी तरीके से 2014-15 प्रीवियस ईयर, ये वो साल है जिस समय हमने इनकम अर्न की है, और ये वो ईयर है जिस समय हमारी इनकम टैक्सेबल होती है। तो इसका हमारा पीरियड कब स्टार्ट होगा, इट विल बी 1 अप्रैल 2014। ये जब भी कैलकुलेट, बस ये ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर वो ईयर होती है जिस पीरियड में हम कमाते हैं, अर्न करते हैं, और उसी ईयर को ही हम पीरियड में लेके चलते हैं 1 अप्रैल, ये ईयर 2014। ओके, तो ये एंड होगा 31 मार्च 2015 में। ओके,
फिर नेक्स्ट है हमारा 2015-16। ओके, तो यहाँ पे ये पीरियड हमारा कहां से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2015 and it will end on 31 March 2016. ओके, तो ये हमने पीरियड कैलकुलेट कर लिया कि हमें इस पीरियड के लिए हमें इनकम, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। नाउ वी विल कैलकुलेट द इनकम। तो पहले हम देखेंगे, ये यहाँ दिया जनवरी टू मार्च अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2013, ये रहा 2013। अप्रैल कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ से। तो पहले ये ले लेंगे अप्रैल से दिसंबर तक का क्वार्टर हो गया 12,000, ये 12,000 हमने ले लिया। फिर कह रहा है कि 31 मार्च ऑफ 2014 तक की इनकम लेनी है, तो यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी टू मार्च अप्रैल टू दिसंबर, तो 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च ऑफ 2014, तो ये मार्च हो गई हमारी 31 मार्च की 18,000 इनकम। 18,000 भी हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा टोटल हो गया 30,000। एक बार फिर हम आपको दूसरे से एक्सप्लेन करते हैं। 2014-2015 का हमारा जो पीरियड है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2014 और 1 अप्रैल 2014। तो हम देखेंगे अप्रैल यहाँ पे है, ये है 2014 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से में 31 मार्च चाहिए, तो यहाँ अप्रैल टू दिसंबर दिया है, तो ये हम ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या बचा? अप्रैल टू दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन ये कब का होगा? 2015, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये है जनवरी फरवरी मार्च, ये 2015, तो ये 42,000 प्लस 21,000, ये हो गया हमारा 63,000। ओके, फिर नेक्स्ट है 2015-16 प्रीवियस ईयर। इसका पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2015 से और एंड होता है 31 मार्च 2016 पे। तो इसका भी पीरियड है 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च 2016। ओके, तो अब ये दोनों 48,000 26,000 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो देन वी विल गेट 74,000 and this is the taxable income of the previous year 2015-16 or we can say of the assessment year 2016-17. ओके, ये चीज आपको क्लियर होगी। बस आपको वो पीरियड याद रखना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ओके, ये चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट इट। ओके, अब बात अगर हम करें यहाँ पे कि अगर हमारा कोई न्यू बिजनेस है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर न्यू बिजनेस या नया प्रोफेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ हो। इट मे बी पॉसिबल कि उसका कोई डिफरेंट डेट हो। वो हो सकता है कि अप्रैल तो हमारी वो पीरियड है, हो सकता है वो सितंबर में स्टार्ट हुआ, हो सकता है दिसंबर में स्टार्ट हुआ, या हो सकता है वो मार्च में ही स्टार्ट हुआ। उस केस में हम क्या करेंगे? यानी न्यू बिजनेस और प्रोफेशन अगर होगा और उसका जो फर्स्ट ईयर है, ये जो फर्स्ट ईयर, उसको फर्स्ट प्रीवियस ईयर को हाउ वी विल कैलकुलेट? 1 मिनट। फर्स्ट ईयर जो है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ईयर इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन or when the source of income came into existence and ends on 31st March। मतलब ये जिस डेट पे आपने वो बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया है या जिस दिन आपको उस सोर्स से कोई इनकम मिल रही है, तो उस डेट से स्टार्ट होकर के और एज यूजुअल इट विल एंड ऑन 31st ऑफ मार्च। ओके, यहाँ फर्स्ट प्रीवियस ईयर में बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 1 अप्रैल जो हमारा पीरियड रहता है, तो वो 1 अप्रैल ना होके ये वो डेट होगी जिस दिन हमारा बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप हुआ था या उस बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी हमारी इनकम एग्जिस्टेंस में आई थी। ओके, तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर में ही हमें थोड़ी चीजें ध्यान रखनी होती है, वरना सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर इट विल बी द सेम, द 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमेशा यही रहेगा। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में हमेशा यही रहेगा। ओके,
तो बस फर्स्ट ईयर के उसमें आप ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें सही है। ओके, तो अब वी विल मूव टूवर्ड्स सम 1 or 2 क्वेश्चन, वी विल डू सम क्वेश्चन बस आपके बेसिक चीजों को क्लियर करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि Z set up a new business on 12th of March 2016. Determine the previous year for the assessment year 2016-17. ओके, यहाँ पे है Z ने न्यू बिजनेस सेटअप किया है 12th मार्च 2016। हमें वो बताना है कि प्रीवियस ईयर उसका क्या है। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं। और इनकम कब अर्न करेंगे? जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और बिजनेस हमने कब स्टार्ट किया? 12th of March 2016। ओके, ये हो गया स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग जैसे हम पीरियड हमारी नॉर्मली क्या रहती है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, तो यहाँ 1 अप्रैल में अगर हम कंसिडर करेंगे, जैसे ये प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? असेसमेंट ईयर 2016-17 है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? इट विल बी द प्रीवियस ईयर 2015-16। ओके, ये पीरियड हमारी हो जाएगी। तो इस पीरियड के हिसाब से हम देखें तो 2015, ये 2016, तो 1 अप्रैल 2015, उस समय तो कोई बिजनेस कुछ भी नहीं था, उसके पास कोई इनकम ही नहीं थी। वे एज्यूम करके चल रहे कि जेड कुछ नहीं करता था, उसके पास कहीं से पैसे का कोई भी सोर्स नहीं था, कोई इनकम नहीं थी। ओके, तो जब कोई सोर्स, कोई इनकम नहीं, 1 अप्रैल तो कोई वो नहीं है। फिर उसने स्टार्ट किया बिजनेस 12th मार्च को, तो हम 12th मार्च को ही उसका फर्स्ट डे लेकर के चलेंगे। इस पीरियड का फर्स्ट जो डेट है, इसकी जगह हम लेके चलेंगे 12th of March 2016। और ईयर एंड कब होगा? वही सेम 31st March 2016. This will be the previous year. ओके, ये क्लियर है आपको? उसने वो फर्स्ट डेट जिस दिन उसका बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप हुआ हो, या वो डे जिस दिन उस बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम एग्जिस्टेंस में आई है, तो दैट डे विल बी टेकन एज द स्टार्ट will be considered for the previous year. ओके, और एंडिंग तो हमेशा सेम रहेगा इसमें भी। और अगर ये कहेगा कि नेक्स्ट ईयर हमें उसका निकालना है, नेक्स्ट ईयर मतलब जो सेकेंड और सब्सिक्वेंट ईयर क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। ये हमारा प्रीवियस ईयर था 15-16, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 2016-17। तो 2016-17 का हम क्या पीरियड लेके चलेंगे? इट विल बी नॉर्मल 1 अप्रैल 2016 to 31 मार्च 2017। ओके, सेकेंड और सब्सिक्वेंट ईयर हमेशा नॉर्मल रहेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू कुछ भी नहीं आएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। वाई वॉज एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी ऑन 5th of February 2016? Before 5th of February 2016, he was unemployed and does not have any source of income. Determine the previous year for the assessment year 2016-17 and 2017-18. Y जो था, Y को जॉब मिल गई एक कंपनी में। किस दिन जॉब मिली? 5th February 2016 को। ओके, इंपॉर्टेंट है। और 5th February 2016 के पहले वो अनएम्प्लॉयड था और डज नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, मतलब उसके पास कहीं से भी कोई इनकम नहीं थी, कोई जरिया नहीं था। तो ये क्या हुआ? न्यू प्रोफेशन, न्यू बिजनेस, न्यू सोर्स ऑफ इनकम केम इनटू एक्सिस्टेंस। उसकी डेट क्या हुई? 5th Feb 2016। ओके, यहाँ डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2016-17। तो मैं प्रीवियस ईयर क्या होगी? सबसे पहले असेसमेंट ईयर 2016-17, ये वो ईयर होती है जिसमें हमारा इनकम टैक्सेबल होता है। कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? जो हमने अर्न की हुई है 2015-16 में। ओके, ये 2015-16 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल? नो, 1 अप्रैल के टाइम तो उसके पास कोई पैसा ही नहीं था, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, कहीं से उसकी कमाई नहीं होती थी।
तो वी विल नॉट कंसिडर दैट, वी विल कंसिडर द डे जिस दिन उसका बिजनेस, प्रोफेशन या इनकम एग्जिस्टेंस में आया है। तो वो डेट क्या है? इट विल बी 5th of Feb 2016 और एंडिंग क्या होगी? 31st March 2016. So this will be the previous year for assessment year 2016-17. यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18, एंड इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि फर्स्ट ईयर में ही आपको कंसिडर करना होता है, थोड़ा ध्यान देना होता है। सेकेंड ईयर नॉर्मल रहता है, सेकेंड और सब्सिक्वेंट ईयर इट विल ऑलवेज बी नॉर्मल। इस असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर क्या होगा जिसमें हमने इनकम अर्न की है? 2016 to 2017। ओके, इसका पीरियड क्या कहां से स्टार्ट होगा? 1st April 2016 to 31st March 2017। ओके, तो ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और मैंने थोड़ी एग्जांपल्स भी दे दिए हैं जिससे आपको ये चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है? Cases where income of previous year is not taxable in the immediately following assessment year. कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारा जो हमने भी बताया कि प्रीवियस ईयर अलग होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर अलग होता है जिसमें हमारी इनकम टैक्सेबल होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कि हमारी प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है? उसके लिए वी विल डिस्कस इट दिस थिंग्स। फर्स्ट वी विल जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ व्हाट आर दोज केसेस, उसके बाद हम इंडिविजुअली एक एक को डिस्कस करेंगे कि कैसे और कब टैक्सेबल होगा। अगर वो असेसमेंट, वो प्रीवियस ईयर इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगी तो वो कब टैक्सेबल होगी। ओके, the first case is income of non-resident from shipping. Non-resident from shipping, shipping business आप जानते हैं, आना जाना वो लगा रहता है। और नॉन रेजिडेंट की जो शिपिंग से जो इनकम होती है, पहला केस वो होगा। सेकेंड केस है इनकम ऑफ पर्सन लीविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई पर्सन हमेशा के लिए इंडिया छोड़ रहा है या बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, या हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, तो उसकी भी तो कोई इनकम होगी। उसके जाने के बाद जब वो रहेगा ही नहीं तो हम किससे हम टैक्स लेंगे? कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? कैसे चीजें पता करेंगे? तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट ईयर का हम वेट नहीं कर सकते, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं कर सकते। उसके लिए अच्छा यही है कि जिस ईयर वो जा रहा है उसी ईयर ही मतलब असेसमेंट हो जाएगा और उसका टैक्सेबल जितना भी टैक्सेबिलिटी निकली है उतनी लायबिलिटी उस पर इम्पोज कर दी जाएगी। ओके, थर्ड है इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। कोई भी बॉडी, कोई भी ट्रस्ट है, एओपी है, कोई किसी पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अगर फॉर्म हुई हो और वो ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो कि मतलब हम नेक्स्ट ईयर में वो बॉडी रहेगी ही नहीं, तो टैक्स के मामले में वी हैव टू टेक द डिसीजंस की उसका टैक्सेशन असेसमेंट ईयर में किया जाए या अभी कर लिया जाए। ओके, फोर्थ केस है इनकम ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू एलिनेट हिज एसेट्स विद अ व्यू टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स। कोई पर्सन जो अपने एसेट्स को बेच रहा है या ट्रांसफर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन से कि वो उस टैक्स पेमेंट जो है उसको अवॉइड कर सके, तो ऐसे केस में क्या असेसिंग ऑफिसर है, क्या वो वेट करेगा कि वो ट्रांसफर कर दे तो हम उसके बाद वो करें? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो असेसिंग ऑफिसर एओ कभी वेट नहीं करेगा। अगर उसे ऐसा सस्पिशन होता है, ऐसा डाउट होता है कि मतलब ये फॉर्जरी में आ गई, मतलब वो टैक्स पेमेंट वो अवॉइड करने के लिए ये चीजें कर रहा है, तो उसके लिए हम ये जो असेसमेंट ईयर है उसका वेट नहीं करेंगे, उसको उसी ईयर में ही हम टैक्सेबल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द डिसीजन ऑफ एओ असेसिंग ऑफिसर। फिफ्थ है इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर कोई बिजनेस ही बंद हो गया है तब उस केस में हम क्या करेंगे? ओके, तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे
शिप सेक्शन 172 फर्स्ट केस शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। इसमें क्या होता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो सेटिस्फाई करने के बाद ही ये जो केस है वो केस एप्लीकेबल होगा। व्हाट आर दिस कंडीशंस? पहली कंडीशन है कि जो एसएससी है वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। ये मैंने पहले ही बोला था, नॉन रेसिडेंट, वो एसएससी नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। ही ओन्स शिप और शिप इज चार्टर्ड बाय द नॉन रेसिडेंट। चार्टर्ड मतलब हायर करना, लंबे समय के लिए, मतलब जो आप कहते हैं ना हायर करना, वो हायर किया है। लेकिन या तो वो पहला है एसएससी नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, दूसरा है एसएससी या तो उसका मालिक हो या उसे हायर किया हो। लेकिन उसे हायर किया गया, कौन हायर करेगा? नॉन रेसिडेंट ही अगर उसे हायर किया है तो। ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी है कि वो जो शिप है वो क्या करती है, वो पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक, मेल, गुड्स, ये इन सब चीजों को इंडियन पोर्ट पे शिप करती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्ट इन शिप्ड एट अ पोर्ट इन इंडिया। और सिर्फ पैसेंजर्स को नहीं, लाइव स्टॉक, मेल, गुड्स, ये सब चीजें भी हैं। और फोर्थ है द नॉन रेजिडेंट मे और मे नॉट हैव एनी एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मतलब एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव उसका इंडिया में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहली तीन चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीन कंडीशंस जो सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो पहला है एसएससी इज अ नॉन रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि या तो उसके पास शिप होनी चाहिए खुद की, अगर खुद की शिप नहीं है तो वो जो हायर पे लिया गया हो शिप तो वो भी चलेगा, लेकिन हायर कौन किया हो, वो नॉन रेजिडेंट अगर हायर किया हो तब हम उसे कंसिडर करेंगे। ओके। और थर्ड है कि शिप कैरीज पैसेंजर, लाइव स्टॉक, मेल और गुड्स शिप्ड एट अ पोर्ट इन इंडिया। मतलब इंडिया के पोर्ट पे अगर वो कर रहे हैं तो दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं। तो ये पहली चीज हो गई कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो ये केस तो ये हो जाएगा शिपिंग बिजनेस वाला केस। जो एक्सेप्शन जो अभी हम बता रहे थे कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जो उसका एक्सेप्शन में ये इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें कितनी इनकम हमारी टैक्सेबल होगी? 7.5%, 7.5%। 7.5% of amount received or receivable on account of such carriage, including demurrage charge, handling charge or similar amount by the non-resident shall be deemed to be the income of the non-resident. तो कितनी इनकम हम उसकी कंसिडर करेंगे? 7.5%। किसका? जितना अमाउंट वो रिसीव करेगा उस शिपमेंट, वो कैरेज के लिए, जो वो पैसेंजर्स को, लाइव स्टॉक को, मेल को और गुड्स को जो कैरी कर रहा है, इंडियन पोर्ट पे शिप कर रहा है, तो उसके लिए वो जो चार्ज, जो फीस लेता है, उसमें हैंडलिंग चार्ज, डेमरेज चार्ज। डेमरेज चार्ज क्या होता है? ये जो फीस हम पे करते हैं अगर डिटेन कर लिया जाता है तो उसके लिए जो फीस पे की जाती है तो वो होता है इसमें। मैं विल नॉट डिस्कस इट इन डिटेल, मतलब मोटा मोटी मैंने आइडिया दे दिया है। तो हैंडलिंग चार्ज, ये सब चीजें भी जो इंक्लूड करके उसको जितना भी अमाउंट वो रिसीव करेगा उस कैरेज का, उसका 7.5%, 7.5% अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज, विल बी डीम्ड एज द इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट। ओके। तो इसमें क्या कंडीशन होती है कि जब वो शिप है, शिप तो पूरे साल भर के लिए, अब वो शिप कर रहा है तो साल भर के लिए तो यहाँ रहेगा नहीं, तो वो क्या करेगा कि द मास्टर ऑफ द शिप ही विल सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर द डिपार्चर ऑफ द शिप फ्रॉम द इंडियन पोर्ट। जो शिप का मास्टर होता है वो जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो शिप के इंडियन पोर्ट को छोड़ने के पहले सबमिट कर देगा, क्योंकि अगर वो रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट नहीं करेगा तो जो पोर्ट क्लियरेंस है वो ग्रांट नहीं करेगी उसको।